नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संगम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगातार हम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट सीरीज तथा इतिहास के ऊपर हमने कल से जो है सीरीज शुरू कर दिया है। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, एक लेक्चर या एक व्याख्यान हमने आपको कल कर दिया इसमें, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं ना। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, हमने जानना था कि किस तरह से उत्तराखंड में ये जो ब्रिटिश शासन है या ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो किस तरह से यहाँ अपना शासन शुरू करेगी, तो किस प्रकार से आंग्ल गोरखा संघर्ष होंगे, उन्हीं पर हम कल चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले 1767 में क्या हुआ था, जब नेपाल में राजा था पृथ्वी नारायण शाह, तो नेपाल 24 छोटे छोटे सूबों में बंटा हुआ था, प्रांतों में बंटा हुआ था, और पृथ्वी नारायण शाह इन सभी सूबों को धीरे धीरे जो है विजित करता जा रहा था या अपने साम्राज्य का, अपनी सत्ता का विस्तार करता जा रहा था। और इसी क्रम में जब ये पूर्वी नेपाल में जो राजा है जयमल के ऊपर जब आक्रमण करेगा, तो वो जयमल 1767 में पहला शासक होगा नेपाल का, जो गोरखा जो अंग्रेजों से सहायता मांगेगा। और इस समय पहला ब्रिटिशर्स किलनौक नेपाल पहुंचा, जो 2800 सैनिकों को लेकर जयमल की सहायता के लिए पहुंचा, परंतु ये दोनों हार गए पृथ्वी नारायण शाह से। फिर आपने आगे देखा इसके बाद किसके उपरांत क्या हुआ, सहायक संधि किया गया लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने इसको इंडिया में एक्सेप्ट किया था। सहायक संधि में लॉर्ड वेलेजली का यही प्लान था कि यदि नेपाल सहायक संधि को स्वीकार कर ले तो मैं नेपाल पर अधिकार करूं। और सहायक संधि के लिए बेटा आपने कल भी देखा था कि 1802-3 में कैप्टन नॉक्स को भेजा गया था, किसके द्वारा, तो कैप्टन नॉक्स को भेजा था, किसने, कैप्टन नॉक्स को भेजा था आपका लॉर्ड वेलेजली ने नेपाल को, है ना, अर्थात सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए। परंतु नेपाल के तत्कालीन शासक और वहां की जनता ने ये जो अंग्रेजों का जो प्रस्ताव था इसको क्या है, अस्वीकार कर दिया था। फिर आपने देखा कि 1803 के आसपास जब ये श्रीनगर में भूकंप आता है तो गढ़वाल जो त्रस्त हो जाता है इस अर्थक्वेक से, इस भूकंप से, और लगभग 75% लोग ऐसे हैं गढ़वाल के जो मारे जाते हैं इस भूकंप के समय में। और गोरखा उस श्रीनगर की संधि का उल्लंघन कर देता है जो 1792 में उन्होंने गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के साथ करी थी। और फिर 1803 में गोरखा जो है एक बार पुनः गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। और फिर आप देखते हैं कि सबसे पहले ये बाड़ाहाट, उत्तरकाशी के लिए कहते हैं बेटा, उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी कहते हैं, उत्तरकाशी को हैन सांग ने शत्रुघ्न नगर की संज्ञा दिया था। तो बाड़ाहाट को जीतेंगे 1803 में गोरखा, 1803 में ही चमुआ पर अटैक करेंगे, चंबा, और 1803 में ही श्रीनगर पर भी आक्रमण करेंगे। और गोरखाओं के आक्रमण की वजह से ही श्रीनगर से गढ़वाल का तत्कालीन परमार राजा प्रद्युमन शाह चला जाएगा और हरिद्वार के राजा रामदयाल के पास ही आ जाता है। रामदयाल 12,000 सैनिक इसको देता है। और इस प्रकार आपने देखा था कि तैयार हुआ था खुड़बुड़ा के युद्ध का पृष्ठभूमि। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में बैटल हुआ जिसमें प्रद्युमन शाह मारा गया। उसका जो अल्पवयस्क पुत्र वो अपने परिवार के साथ कनकल हरिद्वार चला गया। और आपने देखा कि इनके जो भाई थे कुंवर प्रीतम शाह, इनको गोरखा अपने साथ क्या है, नेपाल ले गया था। और इस तरह से गोरखा 10.5 साल की सत्ता कहाँ करता है, तो गढ़वाल क्षेत्र पर करता है। आगे आपने देखा था कि 1809 में सुदर्शन साहब पहली बार अंग्रेजों से मिलेगा बरेली क्षेत्र में। 1813 में आपने देखा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स आगे गवर्नर बनकर आएगा, बंगाल का गवर्नर बनकर आएगा, गवर्नर जनरल, और 1813 से 23 तक ये बंगाल का गवर्नर रहेगा। और इसी के समय आपने देखा कि वो बुटवल परगना, वो बुटवल प्रांत का एरिया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास जो 22 गांवों का एक क्या था, समूह था। और इस बुटवल प्रांत के ऊपर यदि आप देखेंगे तो किसका आधिपत्य था, अंग्रेजों का। इन 22 गांवों से टैक्स को वसूल करते थे। और इन टैक्स को वसूल करने के लिए यहाँ इन्होंने नियुक्त किया था किसको, पृथ्वीपाल को। फिर आप आगे जाएंगे तो पृथ्वीपाल को धोखे से गोरखा जो है नेपाल बुलाएगा और हत्या कर देगा बुटवल प्रांत के इस सूबेदार की। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बुटवल परगना है 1814 में गोरखा इसको हड़प लेता है, किससे, अंग्रेजों से। फिर आपने देखा कि इनसे संधि करने के लिए अंग्रेजों ने भेजा था मेजर ब्रेडसॉ को। और ब्रेडसॉ
जब संधि करने गया तो गोरखा इसको अस्वीकार कर देता है, इस संधि को, और बैटल हो जाता है इनके बीच 25 अप्रैल 1814 को, जिसमें एक बार पुनः अंग्रेज जीतता है। और फिर बुटवल प्रांत पर किसकी सत्ता आती है? तो अंग्रेजों की। फिर ये बात अमर सिंह थापा को पता चलेगी। आप जानते हैं कि दो महान सैनिक है गोरखाओं के जो उत्तराखंड क्षेत्र पर आपको दिखेंगे, हस्तीदल चौतरिया और अमर सिंह थापा। और जैसे ये बात अमर सिंह थापा को पता लगेगी, एक बार फिर वो मनराज के नेतृत्व में सेना भेजेगा, और इस प्रकार मई 1814 में एक बार फिर बुटवल प्रांत किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोरखाओं का। इसके उपरांत अंग्रेजों ने प्लान किया कि अब तो फाइनली पूरी तरह से भारत से किसको खदेड़ना होगा? गोरखाओं को। और बुटवल प्रांत की घटना मैंने कल भी आपको बताया था, रीजन बनता है आंग्ल गोरखा युद्धों की। आंग्ल गोरखा जो युद्ध हुए थे इनका, है ना, अर्थात अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य जो युद्ध हुए, इसका महत्वपूर्ण कारण बनता है क्या? बुटवल प्रांत की ये घटना। इसके उपरांत अंग्रेजों ने प्लान किया कि हम 4 अलग अलग भागों से अटैक करेंगे। कहाँ? नेपाल पर। पहला बिहार से मार्ले के नेतृत्व में, दूसरा बुटवल प्रांत से मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में। हार गए थे वुड, तो फिर ब्रैडशॉ के नेतृत्व में बुटवल प्रांत को जीता। फिर देहरादून का खलंगा का किला, आप सभी जानते हैं कि खलंगा के किले में गोरखाओं की सत्ता थी, और इस खलंगा के किले के लिए नियुक्त किया इन्होंने किसको? जिलेस्पी को। साथ में कर्नल मावी और कर्नल आपके कारपेंटर, 2 सहायक सैनिक थे। यहाँ भी आपने यहाँ के लिए नियुक्त किया था। फिर आपने पढ़ा था कि नाहन वाले एरिया में इन्होंने नियुक्त किया था किसको? मेजर जनरल आक्टर लोनी को। और इस तरह से सभी क्षेत्रों से जो है, भारत के अनेक क्षेत्रों से गोरखाओं को पराजित करने की योजना बनाई, जिसे आंग्ल गोरखा युद्ध कहते हैं। आप आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत कहते हैं। और फिर इसके जो परिणाम रहे, आपने देखा कि बुटवल प्रांत अंग्रेजों ने जीता, खलंगा वाला एरिया अंग्रेजों ने जीता, नाहन को भी कूटनीति का प्रयोग करके अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। तो हमने देखा था कि ये सारे के सारे बैटल हमने कल करवा दिए थे। और इससे आगे हमने देखा कि जब अंग्रेज गोरखाओं से 1814 में ये सभी संघर्ष जीतता है, तो उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है गोरखाओं को संधि के लिए आमंत्रित करता है कि आप कुमाऊं क्षेत्र से जो है, या कुमाऊं क्षेत्र में हमारे साथ संधि करें, और आप आज कुमाऊं क्षेत्र को क्या है, रिलीज कर दें या छोड़ दें। परंतु गोरखा नहीं मानेगा इस बात को। और अब जो अगला प्लान या आज का हमारा टॉपिक हम देखेंगे कि कैसे कुमाऊं में वो दिगाली चौड़ का या कुसुमगाड़ का पहला बैटल लड़ा गया। फिर हम देखेंगे कि दूसरा गणनाथ का युद्ध लड़ा गया 1814-15 में ही। इसमें मारा गया था कौन? गोरखाओं का महान सेनापति हस्तीदल चौतरिया। और फिर तीसरा बैटल इन्होंने लड़ा था कौन सा? लाल मंडी का किला युद्ध, है ना, अल्मोड़ा के अंतर्गत। और फिर लाल मंडी के युद्ध के बाद ही 26 अप्रैल को हम देखेंगे कि संधि के तहत जो है चौतरिया वंशज जो कुमाऊं का इस समय सूबा है, वो जो है एक्सेप्ट कर लेगा, हार स्वीकार कर लेगा। और इस तरह से कुमाऊं क्षेत्र से भी सत्ता समाप्त हो जाएगी बेटा किसकी? गोरखाओं की, है ना। तो इस वाले यूनिट को पढ़ते हैं, फिर जानते हैं कि अब इसके बाद किस तरह से गढ़वाल रहा, कैसे कुमाऊं, आगे ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज कि कुमाऊं अभियान क्या था गोरखाओं का। जब इन्होंने भारत में नाहन को विजिट कर लिया था, देहरादून को विजिट कर लिया था, बुटवल प्रांत को विजिट कर लिया था, तो आगे कुमाऊं का क्या प्लान था इनका, कुमाऊं को कैसे जीता। तो कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास को आगे। मैंने आपको कल लास्ट करवाया था कि किस तरह से जो है चंपावत वाले एरिया में, चंपावत क्षेत्र को जीता गोरखाओं ने, या कुमाऊं वाले एरिया को जीता गोरखाओं ने। तो उसी पर आगे बढ़ते हैं बेटा। आज पहला जो है चंपावत में कैप्टन हेरसी तथा हस्तीदल चौतरिया के बीच संघर्ष, पहला जो संघर्ष है ना। और इसी संघर्ष को आप क्या कहते हैं? कुसुमगाड़ या दिगाली चौड़ का युद्ध। पहला जो आंग्ल गोरखाओं के बीच या कुमाऊं में पहला जो बैटल हुआ वो कौन सा? कुसुमगाड़, या आपका इसी को बोलते हैं दिगाली चौड़ का बैटल, है ना। इसमें अंग्रेज सेनापति जो था वो कौन था? कैप्टन हेरसी। और गोरखा कौन था बेटा? तो हस्तीदल चौतरिया, है ना। और हस्तीदल चौतरिया ने इसी बैटल के दौरान अरेस्ट कर लिया था, बंदी बना लिया था सबसे पहले किसको? कप्तान हेयरसी को, है ना। तो इसमें कौन जो है गोरखाओं का, गोरखा जो है इस वाले बैटल में क्या है? हावी रहा किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। वही बोले पहला तो आपको याद रखना है बेटा कि दिगाली चौड़ या कुसुमगाड़ का युद्ध कब हुआ? 1815 में। और इस युद्ध में किसके बीच हुआ? अंग्रेज और गोरखाओं के बीच। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन हेयरसी। और गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हस्तीदल चौतरिया। युद्ध के बाद ही हस्तीदल चौतरिया अंग्रेज सेनापति हेयरसी को क्या बना लिया बेटा? बंदी बना लिया। जैसे ही हेस्टिंग्स को यह खबर मिली, तभी उसने अपनी सेना के मास्टर जनरल कर्नल निकोलसन को बुलाया तथा इसे चंपावत या कुमाऊं क्षेत्र में इनसे लड़ने के लिए भेजा, है ना। इसके उपरांत जो है कुमाऊं के तत्कालीन गोरखा सूबा
चौतरिया बमसा ने हस्तिदल चौतरिया को अंग्रेजों को रोकने के लिए अल्मोड़ा के गणनाथ की तरफ भेजा। देखो हुआ क्या, जब कुसुमगाड़ में अरेस्ट या बंदी बना लिया हस्तिदल चौतरिया ने बेटा किसको, कैप्टन हेयरसी को, तो जैसे ही ये बात पता लगेगी तत्कालीन भारत के जो गवर्नर हैं या बंगाल के गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग, उन्होंने अपनी सेना को बढ़ा दिया और इसके साथ ही इन्होंने अपने सबसे महान जो सैनिक है कौन, निकोलसन, कर्नल निकोलसन को भेज दिया यहाँ। उसी समय चौतरिया बमसाम ने भी क्या किया, गोरखा सेना में बढ़ोतरी करी और फिर सहायता किया किसकी, हस्तिदल चौतरिया की, है ना। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। इस युद्ध का बहुत ज्यादा कुछ परिणाम आपको दिखा नहीं बेटा, लेकिन पहला जो कुमाऊं में संघर्ष हुआ अंग्रेज और गोरखाओं के बीच, वो आपका कुसुमगाड़ या दिगाली चौड़ का युद्ध था, जो कब हुआ, 1815 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे बेटा कि इसके बाद पहले युद्ध का, दिगाली चौड़ का कोई भी परिणाम नहीं हुआ, तो ये जो सेनाएं हैं ये आमने सामने आ गई, कहाँ, गणनाथ में। गणनाथ कहाँ है, तो अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में एक जगह है। इस युद्ध में अगर हम देखेंगे तो अंग्रेज सेनापति कौन था बेटा, कर्नल निकोलसन तथा कर्नल गार्डनर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर है और कर्नल गार्डनर अंग्रेजों का सेनापति, दोनों अलग अलग लोग हैं, याद रखिएगा। तो गणनाथ के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे बेटा कर्नल निकोलसन और कर्नल गार्डनर, और गोरखाओं की ओर से नेतृत्व कर रहा था कौन, हस्तिदल चौतरिया। वो हस्तिदल चौतरिया जिसने अभी अभी बंदी बनाया था किसको, कैप्टन हेयरसी को, है ना। अब देखेंगे जैसे ये बैटल शुरू हुआ, अंग्रेजों का टारगेट भी क्या था कि हस्तिदल चौतरिया को किसी तरह जो है इस युद्ध में उसका जो है हत्या करना या उसे समाप्त करना। तो बेटा इसी युद्ध में मारा गया कौन, हस्तिदल चौतरिया, और लगभग 50% जो गोरखा शक्ति है वो हस्तिदल चौतरिया के मारे जाने से ही या मारे जाते ही समाप्त हो गया बेटा, है ना। हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु से गोरखाओं को अत्यधिक नुकसान हुआ बेटा, क्योंकि महान सेनापति है। और ये हस्तिदल चौतरिया किस युद्ध में मारा गया था, तो गणनाथ के युद्ध में। छपेगा बेटा आपके लिए क्वेश्चन पेपर में कि नेपाल का या गोरखाओं का सबसे महान सेनापति हस्तिदल चौतरिया किस युद्ध में मारा गया था, तो गणनाथ के युद्ध में। और अंग्रेज सेनापति कौन थे, कर्नल निकोलसन और गार्डनर। अब समझते हैं आगे यहाँ से। गणनाथ को जीतने के बाद अंग्रेज अल्मोड़ा के लाल मंडी के किले की ओर बढ़े, है ना। और गोरखा सेनापति चामू भंडारी ने, इसके बाद जो गोरखा का नेतृत्व किया बेटा वो किसने किया, चामू भंडारी ने हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु के बाद समस्त गोरखा सेना को एकत्र किया तथा लाल मंडी के किले की सुरक्षा के लिए बेटा गोरखा सेना का जो नेतृत्व किया, अब कौन आ गया, चामू भंडारी आ गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर सिटोली धार में सेनापति अंगद ने भी जो है, ये गोरखा सेनापति था बेटा, सिटोली धार में गोरखा सेनापति अंगद ने भी सेना का, गोरखाओं का नेतृत्व किया। इसके उपरांत कर्नल गार्डनर निकोलसन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कहा आक्रमण कर दिया, लाल मंडी के किले पर। और तीसरा जो हम बैटल पढ़ेंगे बेटा, वो युद्ध जिसमें जो है कुमाऊं से हमेशा के लिए गोरखाओं की सत्ता समाप्त हो जाएगी, छपेगा पेपर में आपके लिए बेटा। ये बैटल कौन सा था, लाल मंडी का युद्ध या अल्मोड़ा का युद्ध। और इसका डेट आपको याद रखना है बेटा, पेपर में आएगा, कब हुआ था, 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। कौन सा युद्ध, लाल मंडी का युद्ध या अल्मोड़ा का युद्ध। पहले देखो कुसुमगाड़ या दिगाली चौड़ का बैटल बेटा, कोई भी परिणाम नहीं रहा। इसके बाद इस दिगाली चौड़ में बंदी बना लिया गया था किसको, आपने, कैप्टन हेयरसी को, बिना परिणाम के युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा आपका चला गणनाथ का युद्ध अल्मोड़ा के पास, और गणनाथ में आपने देखा कि फाइनली कौन मारा गया, चौतरिया बमसा। फिर आगे जो है अंग्रेजों का प्लान क्या था, अल्मोड़ा का या लाल मंडी के किले को जीतना बेटा, क्योंकि ये कैपिटल था कुमाऊं में किसका, गोरखाओं का। और यदि आप लाल मंडी को जीतेंगे तो पूरा कुमाऊं आपके अधीन हो जाएगा, यदि आप भारत में दिल्ली को जीतेंगे तो पूरा इंडिया आपका हो जाएगा। कहने का मीनिंग वही है। तो अंतिम जो बैटल था ये 25 अप्रैल 1815 को किसको जीता बेटा इन्होंने, लाल मंडी के किले को या अल्मोड़ा का युद्ध इसको कहते हैं। इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो बेटा वही सेनापति है, पहला कौन है, कर्नल निकोलसन, और फिर दूसरे कौन है, कर्नल गार्डनर। और यदि गोरखाओं की ओर से बात किया जाएगा तो हस्तिदल चौतरिया का मृत्यु हो चुका है, अमर सिंह थापा अभी हिमाचल अभियान की तरफ है। तो यहाँ पर गोरखा सेनापति कौन है बेटा, चामू भंडारी और चौतरिया बमसा। पूरा नाम चौतरिया बमसा, कुमाऊं का अंतिम सूबा था बेटा कौन, चौतरिया बमसा, ठीक है ना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो इस युद्ध के समय बमसा को यह लगने लगा कि गोरखाओं की हार इस समय निश्चित
निश्चित है। और इसी कारण 26 अप्रैल को ही, अगले ही दिन बेटा, इसने अंग्रेजों को संधि करने के लिए जो है बात कर लिया था। किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि इससे ये महसूस हो गया था कि बहुत ज्यादा दिनों तक हम क्या है, ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाएंगे। तो इसी कारण अगले ही दिन 26 अप्रैल को संधि का प्रस्ताव भेज दिया। किसके पास? अंग्रेजों के पास। और बमसा ने अंग्रेजों से को एक संधि पत्र भेजा, है ना। इसी कारण 27 अप्रैल 1815 को बेटा बमसा, चामू भंडारी तथा एडवर्ड गार्डनर के मध्य एक संधि हो गई, जिसमें यह तय किया गया कि गोरखा अपने सभी किले छोड़कर जो है कुमाऊं से चले जाएंगे, जो एक युद्ध विराम था। या ये युद्ध विराम था किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। हालांकि अमर सिंह थापा इसके बाद भी लड़ता रहा, किससे? अंग्रेजों से। लेकिन फाइनली अमर सिंह थापा भी क्या है, जो है क्विट कर जाता है। तो यहां से आगे जाएंगे आप, तो यहाँ 27 अप्रैल, अब देखो 27 अप्रैल को ये संधि हुआ ना बेटा, तो सीधा ही क्वेश्चन उत्तराखंड के ग्रुप सी ने पूछा है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना हमारी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी, जो अभी आपने कल मैंने बोला था कि 31 आपका दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में शासन कर रही थी। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही बेटा किस दिन से शुरू हुआ था? 27 अप्रैल 1815 को, वो यही दिन था। 26 अप्रैल को संधि पर साइन किया गोरखाओं ने, और 27 तारीख से यानी कि 27 अप्रैल 1815 को उत्तराखंड में किसका शासन शुरू हो गया था? अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का? यही क्वेश्चन आपके ग्रुप सी ने लास्ट टाइम निकाला था कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से शुरू माना जाता है? तो 27 अप्रैल 1815 में। और हर लेक्चर में, हर व्याख्यान में, हर टॉपिक में मैं आपको बताता रहता हूं कि उद्देश्य केवल पेपर को निकालना होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही उनको जरा आप जो है ध्यान रखें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 27 अप्रैल 1815 में उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित करी। आगे बढ़ते यहाँ से, तो लाल मंडी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा किले का नाम बदलकर बेटा क्या कर दिया गया? फोर्ट मायोरा। फोर्ट मायोरा, मैंने आपको बोला कि मायोरा के नाम से कौन जाना जाता था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स आया था आपका कब? 1815 के 13 के आसपास। इनका जो उपनाम था वो क्या था? मायोरा के उपनाम से जाने जाते थे। और जब इसके समय में अंग्रेजों ने लाल मंडी के किले को जीता या अल्मोड़ा को जीता, जो राजधानी था गोरखाओं का कुमाऊं में, तो फिर उस अल्मोड़ा के किले का नाम बदलकर क्या कर दिया कि बेटा फोर्ट मायोरा। बड़ा इजी फैक्ट है, जब भी पूछेगा आराम से क्वेश्चन निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फोर्ट मायोरा रख दिया गया। इसके उपरांत बमसा ने अमर सिंह थापा को एक पत्र लिखा, जो इस समय पश्चिमी क्षेत्र में था बेटा, है ना। इस पत्र में बमसा ने कुमाऊं में गोरखा शासन के अंत था उसे भी समर्पण करके वापस नेपाल चलने की बात कही। और अंत में अमर सिंह थापा ने बेटा आत्मसमर्पण कर दिया। और 25 मई 1815 को अमर सिंह थापा भी यहाँ से चला गया। कब बेटा? 25 मई 1815 को अमर सिंह थापा भी इनसे संधि करके वापस चला गया। इस प्रकार हमने देखा कि उत्तराखंड से किसकी सत्ता फाइनली समाप्त हो गई? गोरखाओं की, जो कि आपका कुमाऊं में रहा 25 साल 1790 से 1815, और गढ़वाल में रहा आपका कितना? 10 साल 6 महीने। तो चलिए ये वाले टॉपिक क्लियर हो गए बेटा। इससे आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में अंग्रेजों ने शासन चलाया, कौन कौन उनके यहाँ पर कमिश्नर या अधिकारी रहे, कैसे इन्होंने इसके बाद संगोली का संधि गोरखाओं से किया और उसके क्या क्या शर्तें रखी गई। आगे चलते हैं इसके बाद। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आता है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कब हुआ था? 27 अप्रैल 1815 को, क्योंकि संधि कर ली थी चौतरिया बमसा और चामू भंडारी ने, है ना। और फिर आगे 25 मई तक अमर सिंह थापा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह से उत्तराखंड से गोरखाओं की सत्ता समाप्त। और अब जो शासन चलेगा वो कौन चलाएंगे? ब्रिटिशर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो ये जो इनका शासन समाप्त हुआ बेटा, यदि इसकी बात करेंगे तो कौन सी संधि हुई थी? संगोली की संधि। कौन सी संधि थी? संगोली की संधि। यदि बात करेंगे तो अंग्रेज कौन बैठा हुआ था संगोली की संधि में? ब्रैड शाह। और बात करेंगे गोरखाओं की बेटा, तो याद रखना गोरखाओं की ओर से इनका जो राजगुरु था गजराज मिश्र बैठा हुआ था, चंद्रशेखर उपाध्याय, दोनों के दोनों राजगुरु बैठे हुए, और कुमाऊं का अंतिम सेनापति चौतरिया बमसा बैठे हुए थे, है ना। तो 3 लोग नेपाल की ओर से बैठे थे और अंग्रेजों की ओर से मेजर जनरल ब्रैड शॉ बैठा हुआ था। और फिर ये जो संधि हुआ बेटा, इसकी अलग अलग डेट आपके लिए पूछता है। ये सबसे पहले ये जो है 28 नवंबर डेट देता है। तो पहला ये लोग जब बैठे थे, ये समय था 28 नवंबर 1815 का। फाइनली इसको जो स्वीकार किया गया था बेटा, ये था 2 दिसंबर 1815 को, ठीक है ना। जब ये संधि स्वीकार कर लिया गया गोरखाओं के द्वारा,
अर्थात उत्तराखंड या भारत के समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपे गए गोरखाओं के द्वारा। तो फिर इसके बाद कहते हैं कि नेपाल का जो इस समय जो दल था बेटा, एक थापा दल, इस थापा दल ने अस्वीकार कर दिया था इस समय किसको, संगोली की संधि को। और फिर इसके उपरांत अंग्रेजों को मजबूरी हो गया था, उन्होंने अटैक कर दिया था कहां, नेपाल के ऊपर। और फिर अंतिम रूप से अगला क्वेश्चन आता है, अंतिम रूप से बेटा 4 मार्च 1816 को जब नेपाल की राजधानी काठमांडू को ब्रिटिशर जीतने ही वाला था, तो फिर थापा दल ने भी स्वीकार कर लिया था किसको, संगोली की संधि को। तो जब भी आप पेपर में जाते हैं 3 डेट याद रखिएगा। पहली जो शुरुआत हुई 28 नवंबर 1815 और फाइनली साइन हो गए 2 दिसंबर 1815 को किसके द्वारा, गोरखाओं की ओर से गजराज मिश्र, चंद्रशेखर उपाध्याय और बमशाह के हस्ताक्षर हुए, अंग्रेजों की ओर से ब्रैड शाह के हस्ताक्षर हुए। लेकिन इसको अब स्वीकार नहीं कर रहा था कौन, नेपाल का थापा दल। और यही रीजन बना था, यही कारण था कि फिर अंग्रेजों को नेपाल पर अटैक करना पड़ा। और फाइनली बेटा 4 मार्च 1816 को फिर नेपाल के थापा दल ने भी एक्सेप्ट कर लिया था किसको, संगोली की संधि को, है ना। अब ये पूछते हैं कि जब संगोली की संधि हो रहा था, इस समय नेपाल का राजा कौन था 1815 में, तो ये आपका शमशेर बहादुर जंग है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप ढंग से लिख लेना, शमशेर बहादुर जंग नेपाल में राजा है। कौन है बेटा, तो शमशेर बहादुर जंग। 3 प्रश्न यहां से रहते हैं। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अटैक किया 1790 में, तो राजा कौन है नेपाल में, रण बहादुर शाह या थापा। जब गढ़वाल पर गोरखा विजयी हुआ 1804 में, तो नेपाल में राजा कौन है, गिवाण युद्ध विक्रम शाह। बेटा छपे हुए क्वेश्चन है पेपर में। और जब गोरखाओं ने पूरी की पूरी सत्ता संगोली के संधि के तहत अंग्रेजों को सौंपी, तो राजा कौन है, शमशेर बहादुर जंग, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो संधि का जो स्थान था वो बिहार के चंपारण जनपद में संगोली के धनही गांव में हुई थी। ये संधि किस गांव में, धनही गांव। एरिया कौन सा है, संगोली क्षेत्र। और कहां पड़ता है, तो चंपारण में। चंपारण को आप सभी जानते हैं बेटा कि 1817 में महात्मा गांधी ने 1917 में बेटा इसी चंपारण में भारत में पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये आंदोलन 3 काठिया जो व्यवस्था चलाई थी अंग्रेजों ने, नील की खेती को 1/3 पर जबरदस्त जो है उनका खेती करवाते थे, उसके अगेंस्ट ये चंपारण में हुआ था, है ना। बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में। इस संधि को नेपाल का थापा दल नहीं मान रहा था, मैंने आपको अभी बोला बेटा। और इसी कारण जो है फिर नेपाल पर अटैक करना पड़ा अंग्रेजों को। यह थापा दल युद्ध के पक्ष में था, इसी कारण कर्नल ऑक्टरनोली तथा कर्नल निकोलसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना कहां की ओर गई, नेपाल की ओर बढ़ने लगी। 28 फरवरी 1816 ईस्वी को ऑक्टरनोली के नेतृत्व में काठमांडू के पास युद्ध हुआ, जिसमें गोरखा को हार का सामना करना पड़ा। और फिर बेटा आपने देखा कि 4 मार्च या 8 या 9 मार्च, वैसे ये डेट कम ही किताबों में, 4 मार्च 1816 को फाइनली अंतिम रूप से गोरखाओं ने किस संधि को स्वीकार कर लिया, संगोली की संधि को। अब आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से उत्तराखंड तथा भारत से गोरखों को अंग्रेजों ने पराजित किया तथा उत्तराखंड से गोरखाओं के स्थान पर अब किसका शासन हो गया, अधिकार हो गया अंग्रेजों का। 27 अप्रैल 1815 को बेटा मैंने आपको डेट समझा रखा है, ये अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर अपना शासन किया। अर्थात बेटा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने उत्तराखंड पर अपनी सत्ता कब स्थापित करी, तो 27 अप्रैल 1815 पूछे गए क्वेश्चन है। मैं लास्ट में आपको रिवाइज भी करा दूंगा कि क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या चीजें हैं। इस शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अब आगे चलाया गया। तो संगोली की संधि क्लियर हो गया होगा। 28 नवंबर, 2 दिसंबर या 4 मार्च बेटा 3 डेट है। नेपाल में राजा शमशेर बहादुर जंग है। यदि बात करेंगे इस समय ये कहाँ हुई थी, तो दनई गांव, संगोली क्षेत्र में, चंपारण बिहार में। ये सब चीजें आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं, जैसे ही जो है गोरखाओं की सत्ता यहाँ से समाप्त हुई बेटा, तो तुरंत ही ये जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, गढ़वाल क्षेत्र में, तो ये सीधे आपके सुदर्शन शाह के पास पहुंचे और वो युद्ध हर्जाना लेने गए। परंतु सुदर्शन शाह जो किसी और के घर में जिंदगी जी रहा है, वो युद्ध हर्जाना नहीं दे पाया। इस वजह से श्रीनगर पर किसने अधिकार कर लिया था, गोरखाओं ने। तथा अब जो है टिहरी क्षेत्र में भेज दिया गया था किसको, सुदर्शन शाह को। पढ़ेंगे परमार राजवंश में भी तो जानते हैं। जब अंग्रेजों ने अपना सत्ता यहाँ शुरू किया बेटा, तो पहला पार्ट इन्होंने बनाया किसका, टिहरी रियासत बना दिया। और अभी तक जो श्रीनगर में राजा शासन कर रहे थे परमार राजा, अब उनको जो है कहाँ इन्होंने भेज दिया, टिहरी वाले एरिया में। और फिर टिहरी जो है टिहरी रियासत की शुरुआत हो जाएगी। 6 राजा शासन करेंगे। पहला सुदर्शन शाह 18
1815 से लेकर 1859 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराना दरबार टिहरी किसके द्वारा बनाया गया? सुदर्शन शाह के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय टिहरी का राजा कौन था? सुदर्शन शाह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1823 में टिहरी या गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त टिहरी क्षेत्र में किसने कराया था? सुदर्शन शाह। बेटा सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं ना। चाय की खेती 1835 में किसने शुरू कराई थी? सुदर्शन शाह। सभी चीजों पर चर्चा करेंगे जब परमाणु में पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा 1859 से लेकर 1871 तक दूसरा राजा रहता है कौन? भवानी शाह, जिससे क्वेश्चन बना भी था। इसी के समय में वो अठूर के किसानों ने बेटा विद्रोह किया था, 12 आना भूमि व्यवस्था आपने चलाई थी। इसी के समय में बोलते हैं कि गंगाजल के बिक्री पर टैक्स लगाने वाला गढ़वाल का पहला राजा, जो उत्तराखंड ग्रुप से पूछा है, पढ़ेंगे बेटा इसको भी। देन उसके बाद तीसरा राजा टिहरी रियासत का कौन बनेगा? प्रताप शाह। प्रताप शाह 1871 से लेकर 1886 तक सत्ता करेगा, शासन करेगा। और प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा सबसे प्रमुख कार्य है। ग्रीष्मकालीन राजधानी आपका कहाँ ले जाएगा? 1877 में प्रताप नगर में, है ना। कहते हैं कि टिहरी में जो है भयंकर गर्मी होता था मई जून जुलाई के माह में, जिससे वहां मलेरिया और हैजा जैसी महामारियां फैलती थी और बहुत सारे लोग मारे जाते थे, है ना। इसी वजह से अत्यधिक गर्मी होने के कारण टिहरी में इसने अपनी गर्मियों की राजधानी बनाया था। किसको? प्रताप नगर को। आगे जो है प्रताप नगर इंटर कॉलेज वगैरह वो बनेगी बेटा, यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा चौथा टिहरी रियासत का? कीर्ति शाह। 1886 से 1913 तक लगभग कीर्ति शाह यहाँ का क्या है? शासक रहेगा। टिहरी में घंटाघर का निर्माण करेगा, है ना। बहुत सारी हम घटनाएं इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। अगला कौन है? नरेंद्र शाह। ये 1913 से राजा बनेगा आपका, और कब? 1946 तक। नरेंद्र शाह वो है जो 1925 में आप देखेंगे नरेंद्र नगर की स्थापना करेगा। नरेंद्र नगर आप जानते हैं पुराना नाम क्या है? ओडाथली कहते हैं। इसी के समय में बेटा वो सकलाना विद्रोह हो जाएगा। इसी के समय में श्रीदत्त बडोनी का उत्कर्ष होगा। फिर श्रीदेव सुमन के रूप में वो सुमन सौरभ के नाम से कविताएं लिखेंगे। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना होगी। गढ़देव सेवा संघ आप बनाएंगे। पेशावर का कांड होगा 23 अप्रैल 1930 को। तिलारी का कांड होगा 30 मई 1930 को। बहुत सारी घटनाएं हम पढ़ेंगे नरेंद्र शाह के समय। और अंतिम राजा टिहरी का जो रहा बेटा ये कौन था? मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह के समय में पढ़ेंगे पहला कीर्तिनगर का विद्रोह होगा। इसी के समय में हम देखेंगे कि दिल्ली से जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सेनाएं भेजी जाएगी कीर्तिनगर विद्रोह का दमन करने के लिए। यहीं पर हम पढ़ेंगे कि कीर्तिनगर विद्रोह में मारे गए थे 2 लोग, जिसमें कौन थे? भोलू भरदारी और नागेंद्र सकलानी। अभी यूके SSC ने पूछा था। फिर हम जानेंगे कि इसी के समय में दादा दौलत राम टिहरी का प्रधानमंत्री बनेगा। अंतरिम सरकार बनेगी फरवरी 1948 में। फिर हम पढ़ेंगे कि टिहरी में इसके समय में ये क्या हुआ था? विधानसभा का चुनाव हुआ था अगस्त 1948 में, जिसमें 23 सीटें जीतकर दादा दौलत राम यहाँ का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। 5 सीटें जीतेगी राजा की पार्टी, जिसको प्रजा हितैषणी कहते हैं। और इस तरह से टिहरी का नेतृत्व प्रजामंडल के पास। आगे पढ़ेंगे हम कि जब भारत में रियासतों का विलीनीकरण होगा, अर्थात जब भारत में संविधान बन रहा होगा, जब अखंड भारत बन रहा होगा, तो फिर भारत की सभी रियासतों को इंडिया में मिलाया जाएगा। और उस दौरान 1 अगस्त 1949 को बेटा उत्तर प्रदेश का इसका प्रजामंडल के कहने पर जब गोविंद बल्लभ पंत यूपी में मुख्यमंत्री होंगे तो हम इसे उत्तर प्रदेश में मिला देंगे। किसको? टिहरी को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। अच्छा जो है टॉपिक है, परमाणु में पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल बेसिक इंट्रो। तो पहला पार्ट हमने कौन सा बना दिया? टिहरी रियासत वाला, ये वाला क्षेत्र था, ठीक है ना। और यहाँ 6 राजा शासन करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपका, सेकंड जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है कुमाऊं जनपद के अंतर्गत ही, क्योंकि श्रीनगर से लेकर और पूरा कुमाऊं क्षेत्र तक ये नॉन रेगुलेशन प्रांत तो बनाया ही गया, साथ में इसको कुमाऊं जनपद कहा गया था। और केवल एक ही जनपद हुआ करता था। और इस कुमाऊं जनपद की ये जो ब्रिटिश गढ़वाल था, ये कुमाऊं जनपद की एक तहसील हुआ करती थी। क्या बेटा? एक तहसील हुआ करती थी, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट हमने कौन सा बनाया? गढ़वाल का। और गढ़वाल को समझते हैं, देखो ब्रिटिश गढ़वाल या गढ़वाल तहसील के रूप में बेटा यह कुमाऊं जनपद के अंतर्गत एक तहसील बना 1815 में। यहाँ का पहला डिप्टी कमिश्नर आप जब जानेंगे बेटा जॉर्ज विलियम ट्रेल को, तो ये 8 जुलाई को भारत आ गया था, उत्तराखंड आ गया था। और 22 जुलाई 1815 को इसको गढ़वाल का जो है क्या बनाया गया था? उपायुक्त बनाया गया था या डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था 1815
1815 को जॉर्ज विलियम ट्रेल को, इस गढ़वाल वाले पार्ट का। 1815 से 1839 तक बेटा आप देखेंगे तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ रखा आपने, श्रीनगर में रखा था। और 1839 में जब गढ़वाल और कुमाऊं को तोड़कर एक गढ़वाल जिला बनाया गया बेटा, तो फिर 1840 में आपने श्रीनगर से इसका मुख्यालय शिफ्ट करके कहाँ ले गए आप, तो पौड़ी में, है ना। तो 1839 में कुमाऊं जनपद का विभाजन हुआ तथा गढ़वाल व कुमाऊं दो जनपद बनाए गए। अब तक केवल कुमाऊं जनपद था 1815 से 39 तक, और कुमाऊं जनपद का एक पार्ट हुआ करता था गढ़वाल तहसील, जहां का डिप्टी कमिश्नर बनाया था आपने किसको, जॉर्ज विलियम ट्रेल को, जो 22 जुलाई 1815 को इंडिया आया था। समझना बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन आता है। फिर आपने देखा कि 1839 तक ऐसे ही व्यवस्था चलती रही। फिर 1839 में कुमाऊं, ये जो पूरा के पूरा भाग था, इसको दो जिलों में बना दिया गया। ये बना आपका गढ़वाल और ये बना क्या, कुमाऊं जिला। तो 1839 में दो अलग अलग भाग बनाए गए। और फिर 1839 में ही आपने बेटा कुमाऊं मंडल की या कुमाऊं कमिश्नरी की भी स्थापना करी। कब करी, 1839 में। इससे पहले ये जनपद के रूप में था। कमिश्नरी का मतलब है मंडल बनाया गया, कुमाऊं मंडल। कमिश्नरी का मतलब है कि अब ये कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद से स्वतंत्र होके अपने निर्णय खुद ले सकती है ना। तो फिर आपने देखा बेटा आगे 1840 में फिर गढ़वाल जनपद का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर कहाँ लाया गया, पौड़ी, और इस तरह से पौड़ी की स्थापना होती है। 1815 से 1851 तक ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं कमिश्नरी नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा दिया गया, जो 1891 में समाप्त कर दिया गया। बेटा समझिएगा क्या था नॉन रेगुलेशन प्रांत, बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं। ऐसा पार्ट जो तत्कालीन समय में, यदि अब बात करेंगे इस समय की, तो इस समय भारत में 1815 की अगर बात करेंगे बेटा आप, तो इस समय बंगाल में गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स ही थे। तो ऐसा एरिया जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकारों से बाहर आता था, अर्थात अंग्रेज इसे स्वतंत्र रूप से चलाते थे, इसको क्या कहते थे, नॉन रेगुलेशन प्रांत। और ये दर्जा बेटा गढ़वाल तथा कुमाऊं का दोनों का ही 1815 से कब तक रहा, 1891 तक। 1891 में नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा समाप्त कर दिया गया था, अर्थात गैर विनियमित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो सीधा सा मीनिंग है, नॉन रेगुलेशन ऐसे प्रांत थे जब भारत में अंग्रेज जो है गवर्नर जनरल के रूप में शासन चलाते थे या अधिकारी इनके होते थे, उसके अतिरिक्त जो क्षेत्र होते थे जो स्वतंत्र रूप से चलते थे, इनको क्या कहते थे, नॉन रेगुलेशन। तो 1815 से 1891 बेटा क्लियर कर लीजिएगा, छपेगा पेपर में। 1969 में गढ़वाल मंडल या गढ़वाल कमिश्नरी का गठन किया गया। देखो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी बना, गढ़वाल बेटा उसी कुमाऊं मंडल का एक भाग था। 1969 में 1969 में दो अलग अलग मंडल बनाए, एक बना कुमाऊं मंडल जो ऑलरेडी बना हुआ था 1839 में, और सेकंड बना अपने गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल कब बना, 1969 में बेटा। और अभी भी आप देखते हैं कि उत्तराखंड दो मंडलों में बटा हुआ है, 6 जिले हमारे कुमाऊं में और 7 गढ़वाल में, तो वही कमिश्नरी या मंडल होते थे। अब चले बेटा अगली बात करते हैं, गढ़वाल के बाद टिहरी और गढ़वाल के बाद कुमाऊं जनपद या कुमाऊं कमिश्नरी की। कुमाऊं जनपद आप 1815 से लेकर बेटा इसको 1839 तक कह सकते हैं। और इसके बाद कमिश्नरी बना था, ये स्वतंत्र कमिश्नरी बनाया गया था, है ना। हम देखेंगे कि 3 मई 1815 को कुमाऊं जनपद का पहला जो कमिश्नर आया था वो कौन था, एडवर्ड गार्डनर, जिसको आप ई गार्डनर पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। और लगभग 6 महीने रहा ये कुमाऊं का कमिश्नर, पहला कमिश्नर था, ऐसा बद्रीदत्त पांडे ने कहा है। और 9 महीने रहा ये कुमाऊं का कमिश्नर, ऐसा बेटा अजय सिंह रावत के द्वारा कहा गया है ना। तो चलो देखते हैं, चाहे जो भी हो, ये कितने तारीख को, 3 मई 1815 को बेटा कहाँ का कमिश्नर बन गया था, कुमाऊं का। और फिर इसका सहायक आया 22 जुलाई को गढ़वाल में जॉर्ज विलियम ट्रेल। कुमाऊं जनपद की स्थापना के समय 1815 से 1837 तक यह उत्तर प्रदेश के कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता था। इसका सीधा सा मीनिंग ये है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना है, कि जो कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद थी वो चलाती थी कुमाऊं को या कुमाऊं वाले एरिया को। कब तक, 1837 तक। 1839 में स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी बनाया गया बेटा। 1815 में जनपद बना था और 1839 में स्वतंत्र कमिश्नरी, अर्थात यहाँ का जो कमिश्नर होगा वो अपने आप फ्रीली कार्य करेगा। तो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की गई। 1815 से 1854 तक बेटा कुमाऊं जनपद या कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ रखा गया, अल्मोड़ा में। अब आप
देखेंगे बेटा कि जब 1839 में पीटर बैरन, जो कि शाहजहांपुर कोलकाता में एक चीनी मिल के अंतर्गत जॉब करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गढ़वाल आएगा तो फिर कुमाऊं क्षेत्र से आगे बढ़ता है बेटा, और फिर ये 1839-40 में शेर का डांडा पहाड़ी में पहुंचेगा नैनीताल में। ये सुना होता है कि वहां पर एक रमणीक या बहुत सुंदर लेक है बेटा, नैना झील के नाम से। तो फिर शेर का डांडा पहाड़ी से 1841 में ये देखेगा किसको, नैनी झील को। और इस तरह से नैनीताल की खोज करने वाला जो बंदा है बेटा, ये कौन था, पीटर बैरन था, जो शाहजहांपुर कोलकाता का रहने वाला था। पीटर बैरन जब यहाँ आया तो इस समय 1841 में बेटा नैनीताल का जो सूबेदार था, जो थोकदार था, वो नूर सिंह हुआ करता था। और नूर सिंह से उसने कुछ जमीन यहाँ किराए पर लिया 1841 में, और घर बना दिया पीटर बैरन ने 1841 में पिलग्रिम लॉज के नाम से बेटा। ग्रुप सी में छपता है, आगे बात करेंगे जब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। पिलग्रिम लॉज बनाया। अब देखो जितनी भी इसने यात्राएं करी पीटर बैरन ने बेटा, इसने अपनी यात्रा का जो वृत्तांत लिखा, जो पुस्तक लिखा, वो भी इसके पिलग्रिमेज नाम से लिखा गया है। किस नाम से, पिलग्रिमेज। अब यहाँ से चला गया पीटर बैरन 1841 में, और फिर ये कहते हैं इतिहासकार कि 1842 में नैनीताल को मोतीलाल शाह के द्वारा फाइनली बसाया गया था बेटा। तो इतना रमणीक शहर था, 1841 में ही खोज हुआ था, लेकिन अल्मोड़ा की अपेक्षा बहुत तेजी से विकास किया किसने, नैनीताल ने। और फिर कुमाऊं का, या कुमाऊं जनपद का कमिश्नरी का जो कैपिटल है बेटा, यही वो रीजन रहा था कि अब अल्मोड़ा नहीं, अब कहां शिफ्ट किया गया, नैनीताल। और पेपर में छपता है कब गया था अल्मोड़ा से नैनीताल बेटा, तो 1854 में। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, छपेंगे पेपर में। 1836 से 1902 तक फर्रुखाबाद कमिश्नरी को बेटा फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन नाम दिया गया है ना। किस नाम से जाना जाता था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन। 1902 से लेकर 1936 तक इसका जो नाम रहा बेटा, वो क्या रहा, आगरा प्रोविजन। और 1936 से स्वतंत्रता तक इसे क्या कहा गया, संयुक्त प्रोविजन। इसमें परेशान नहीं होना है। ये बात कर रहा है कि जो फर्रुखाबाद कमिश्नरी था वो 1815 से 37 तक इसका नाम था। फिर 1836 या 37 में फर्रुखाबाद कमिश्नरी का नाम बदलकर नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन कर दिया था। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने अब स्वतंत्र कमिश्नरी बना लिया था। फिर आगरा प्रोविजन बेटा, और फिर आपका जो है संयुक्त प्रोविजन कहा गया इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमने पार्ट देखे बेटा। अब बात करते हैं तराई जिले की, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, तराई जनपद। देखो ये तराई जनपद आपको दिखाया गया है, और ये बेटा तराई वाले पार्ट में तीसरा जिला बनाया गया था। प्रश्न आता है कि सबसे पहले ये देखिएगा आप, ये आपका गढ़वाल था बेटा, इधर ये क्या था, गढ़वाल था। ये क्या था, कुमाऊं था। और ये आपने 1839 में कुमाऊं जनपद को तोड़कर 2 जिले बनाए थे। ये टिहरी का राजा बेटा इधर शासन कर रहा, ये टिहरी रियासत था। तो 1842 में कहते हैं कि तराई तीसरा जिला बनाया गया बेटा, जब आपका कौन यहाँ शासन कर रहा था, लुसिंगटन के समय में तीसरा जिला किसकी स्थापना की गई, तराई जनपद की स्थापना 1842 में की गई, तथा इसे उत्तराखंड का बेटा क्या बनाया गया था, तीसरा जिला। छपेगा पेपर में। तो पहला देखिएगा ये है, दूसरा बेटा ये है, और तीसरा आपका तराई जनपद है। कब बना, 1842 में। कौन कमिश्नर है, लुसिंगटन के समय बनाया गया। फिर बेटा कुछ समय बाद ही 1848 से कुमाऊं कमिश्नरी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना। एक बार फिर 48 में अतिरिक्त ये जो पूरा एरिया था इसको हटा दिया गया बेटा, और फिर 2 जनपद रह गए, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1870 में ये जो काशीपुर है बेटा, काशीपुर आपका कहाँ है, उधम सिंह नगर में। कहाँ है बेटा, तो उधम सिंह नगर में। काशीपुर का प्राचीन नाम पूछेगा तो आप क्या कहते हैं, गोविसाण। और गोविसाण शब्द का जो मीनिंग होता है बेटा, वो क्या है, गाय के सींग के समान आकृति वाला क्या होता है, शहर होता है ना। गोविसाण को काशीपुर किसने कहा था बेटा, तो कनिंघम ने ये नाम दिया था। किसने दिया था, कनिंघम ने। तो ये जो काशीपुर है बेटा, जहाँ उत्तराखंड की पहली सूती वस्त्र मिल वगैरह आपने लगाया था, है ना, यहाँ पर आपका क्या है, तो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है बेटा। इस काशीपुर को आपने तराई जिले में कब जोड़ा था, तो ये मिलाया था 1870 में। छपेगा बेटा पेपर में, याद रखना। 1872 में एक बार फिर तराई जिले को पुनः कहाँ मिला दिया गया, कुमाऊं वाले एरिया में। एक बार फिर 1872 में कितने जिले हो गए, 3 जिले, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1892 में पुनः इसे जो है कुमाऊं कमिश्नरी से हटाया गया। परेशान नहीं होना बेटा बिल्कुल भी, इनको हटाने दो जहां भी ले जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ग्रुप सी के लिए कब बना, 1842 में। कितने जिले हो गए थे, 3। कब हटाया गया एक बार फिर, 1848 में।
कितने जिले बच गए? 2। काशीपुर को कब तराई जिले का पार्ट बनाया? 1870 में। छपेगा बेटा पेपर में। फिर 1872 में एक बार तराई को किसमें मिला दिया गया? उत्तराखंड वाले पार्ट में। फिर 1892 में एक बार क्या है? अलग कर दिया गया है ना। तो मैं समझता हूँ कि लगभग क्लियर हुआ होगा आपका टिहरी रियासत वाला पार्ट, क्लियर हुआ होगा आपका क्या गढ़वाल क्षेत्र, क्लियर हुआ होगा आपका क्या कुमाऊं कमिश्नरी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश कुमाऊं के जो प्रमुख कमिश्नर रहे हैं बेटा, वो कौन कौन है। आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रो जानेंगे इनका, फिर एक एक को आराम से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे हम, है ना। तो हम जानेंगे बेटा कि जब गोरखाओं की सत्ता समाप्त हुई यहाँ से और अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, तो लगभग 23 तो ब्रिटिश कमिश्नर यहाँ रहे और फिर 24वें KL मेहता साहब, तो 24 कमिश्नरों को पढ़ेंगे। प्रश्न बेटा बहुत कुछ यहाँ से आते हैं, किस कमिश्नर ने क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से उत्तराखंड में उन्होंने योगदान दिया बेटा, किस तरह से इन्होंने शासन चलाया, इन पर थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे इनको डिटेल से, है ना। तो 1815 से 1947 तक 24 कुमाऊं कमिश्नर रहे बेटा, जिनका विवरण क्या है निम्न है। ये आपका कुमाऊं कमिश्नर, ये टिहरी रियासत वाला ये पार्ट है पूरा के पूरा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आया बेटा, ये कौन आया? एडवर्ड गार्नर, और ये बना था मई 1815 से लेकर नवंबर या फरवरी, नवंबर 1815 बद्रीदत्त पांडे, फरवरी 1816 अजय सिंह रावत, है ना। इसके बाद दूसरा जो आया बेटा, ये कौन आया? जॉर्ज विलियम ट्रेल, 1816 से 1835। कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक संस्थापक बेटा, या वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन है? विलियम ट्रेल ही है, क्योंकि गार्डनर तो संगोली की संधि में ही व्यस्त रहा, गोरखाओं से अपने जो बेटा साम्राज्य वापस लेना था उस पर व्यस्त रहा। तो अगला कौन बनेगा? जॉर्ज विलियम ट्रेल। जानेंगे अल्मोड़ा थाने की स्थापना, जानेंगे वो व्याभिचार रथ पर था, जानेंगे बेटा इसके द्वारा बनाया गया पटवारी का पद 1819 में, है ना। जानेंगे इसके समय में जितने भी कार्य होंगे, इसको सेपरेट पढ़ेंगे आराम से, पूरी चीजों को जानेंगे। 1822 का वो आबकारी विभाग का बनाया जाना, जानेंगे बेटा 1826 में देहरादून और चंडी के क्षेत्रों को कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाना, जानेंगे 1830 में इसके द्वारा जो ट्रेल पास है, ट्रेल दर्रा खोजा गया उसके बारे में, है ना। सभी चीजों को समझेंगे बेटा। फिर इसके बाद जब दिसंबर 1835 में इसका कार्यकाल समाप्त होगा, तो फिर अगला कमिश्नर बेटा अपॉइंट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स, और फिर अगला उत्तराखंड का पहला कार्यवाहक कमिश्नर बन के आ जाएगा कौन? मोजले स्मिथ। और मोजले स्मिथ बेटा दिसंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक रहा था। ग्रुप सी में आपके लिए छपेगा बेटा क्वेश्चन कि बताओ पहला कुमाऊं का जो टेम्परेरी कमिश्नर था या कार्यवाहक कमिश्नर था बेटा, ये कौन था? मोजले स्मिथ। कुछ भी आपने ऐसा नहीं पढ़ना इसमें। अगला जो था इसके बाद ये बना बेटा कौन? ये बनकर आया कर्नल जॉर्ज गोबान, 1936 से 38 तक, है ना। कुमाऊं का सबसे अलोकप्रिय कमिश्नर है बेटा। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि इसके समय में कुमाऊं की जनता अंग्रेजों को बार बार चिट्ठियां लिखकर इसको हटाने के लिए बात करती थी। सबसे अलोकप्रिय कमिश्नर या गवर्नर कुमाऊं का, उत्तराखंड का सबसे कम अलोकप्रिय बेटा कुमाऊं का। इसके समय में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा। दास प्रथा भारत में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो ये सुझाव दिया जाता है कि दास प्रथा को फाइनली बॉन्ड कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए इंडिया से, और पूरे भारत से 1843 में लॉर्ड एलन बरो समाप्त करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले बेटा उत्तराखंड में जो रोक लगाया था दास प्रथा का, वो लगाया था किसने? गोबान ने, जिसको आप अलोकप्रिय कमिश्नर कहते हैं। दास प्रथा के साथ साथ बेटा इसने बाल या बच्चों के विक्रय पर तथा महिलाओं के बेचने पर, खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाया था। किसने? गोबान ने। ऐसा कहते हैं बेटा कि गोबान ने ही ये जो गोवध को शुरू किया था, किसने? ट्रेल ने। इस गोवध पर रोक लगाई थी किसने? तो गोबान ने। ये जो गोरखाओं की प्रथा चलती थी, गोलादीप प्रथा बेटा, जिसमें हाथ में गर्म रॉड लेकर चलना होता था, जो वादी या प्रतिवादी होते थे, तो वो भी व्यवस्था समाप्त करी थी किसने? गोबान ने। और फिर मार्टिन बर्ड इसके समय में इसकी जांच के लिए आएंगे, यहाँ पूरा जानेंगे बेटा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन आ जाएंगे बेटा 30 नवंबर 1838 से 48 तक। बड़ा ही अच्छा कार्यकाल किसका रहेगा? लूसिंगटन का भी। फिर बेटा अगले आ जाएंगे जॉन हैरिट बैटन, 1848 से 1856। बैटन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या बेटा इसने कार्य किया यहाँ पर। फिर अगला आ जाएगा कुमाऊं का राजा, जिसको आप कहते हैं हेनरी रैमजे, राय साहब के नाम से जानते हैं बेटा, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे 1836
1856 से 1884 कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध कमिश्नर बेटा। ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन के लगभग 48 से 50 साल ये उत्तराखंड में या कुमाऊं क्षेत्र में रहा और इसके बाद अच्छी तरह से कुमाऊनी भाषा या कुमाऊनी लोगों को ये अच्छी तरह से समझ चुका था। तो बहुत ही ज्यादा इसने बहुत अच्छे कार्य किए बेटा कुमाऊं क्षेत्र में, इसीलिए इसे कुमाऊं का राजा कहेंगे। बात करेंगे वो वन विभाग का बनाया जाना, बहुत सारी चीजें बेटा, है ना। ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट वगैरह आएंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगली बात करेंगे बेटा, 7वां आ जाएगा फिशर 1884-85 में। फिर आ जाएगा एच.जी. रॉड 1885 से 87। इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। गढ़वाल राइफल की स्थापना भी एच.जी. रॉस के समय में हुई। गढ़वाल राइफल जो अल्मोड़ा में बनेगा, फिर बेटा उसका कार्यालय नवंबर 1887 को लैंसडाउन आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगला जो बना था वो जे.आर. ग्रीज बना बेटा 88 से 89 तक। हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस कंपलसरी होगा। फिर अगला जो बनेगा वो बनेगा बेटा कौन, जी.ई. आर्स्किन, और ये बनेगा 1889 से 1892। कुमाऊं को जो है 2 अलग अलग जनपदों में बांटा गया था, पहला पढ़ेंगे इसके समय में, और सेकंड पढ़ेंगे कि इसी के समय में नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा भी क्या है, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद आएगा डी.टी. रॉबर्टसन। इसके समय में 1893 में बेटा नैनीताल के मुक्तेश्वर में ये जो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेटा, ये अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा बनाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और 1894 में भारत की पहली जो है फॉरेस्ट पॉलिसी आप लागू करेंगे, वन नीति लागू करेंगे इसी के समय में। आगे बढ़ते हैं, इनको ब्रीफली समझ लेते हैं बेटा आज। इसके बाद अगला बनेगा ई. ग्रीज 1894 से 98। 1897 में पृथक उत्तराखंड की राज्य की मांग पहली बार। फिर आएगा बेटा 13वां R.E. हेम्बलिन। इसके समय में 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन बनेगा। 1901 में गढ़वाल यूनियन, 1901 में गढ़वाल समाचार। फिर अगला आएगा 14वां A.M.W. शेक्सपियर बेटा, और पढ़ेंगे 1903 से 5 तक 4 में सरोला सभा, गढ़वाल की पहली जातीय सभा बेटा, ब्राह्मणों के लिए या ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाएगी। तारादत्त गैरोला इसके संस्थापक होंगे, जानेंगे इसके बारे में। 1905 में बेटा गढ़वाली, गढ़वाल नहीं है बेटा, ये 1905 में गढ़वाली समाचार था। गढ़वाल तो कब आ गया, 1902 में। और गढ़वाली को छापा था किसने, विश्वम्भर दत्त चंदोला ने, जिससे गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहेंगे। पढ़ेंगे बेटा, इसको भी जानेंगे अच्छे से। अगला जो आएगा वो बनेगा जे.एस. कैंपबेल, और ये बनेंगे 1906 में, और कब तक रहेंगे, 1914। इसी के समय में जोत सिंह नेगी द्वारा कौन सी एजेंसी, कुली एजेंसी बेटा, कई बार आता है। किसने विचार दिया था कुली एजेंसी बनाने का, तारादत्त गैरोला ने। फिर आगे पढ़ेंगे बेटा पर्सी विंडम को उत्तराखंड का 16वां कुमाऊं का कमिश्नर 1914 से 24। प्रथम विश्व युद्ध होगा, होम रूल लीग उत्तराखंड में बनेगा। कुमाऊं परिषद 1916 में बनेगा। शक्ति नामक पत्रिका, दिवाली 1918 में, दीपावली के दिन। गढ़वाल कांग्रेस 1918 में बेटा। कुमाऊं जल नियम 1917 में, इसके समय में। कुली बेगार की समाप्ति इसी के समय में। फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी बेटा 13 अप्रैल 1921 को, इसी के समय में। वनों को जो मैक्सिमम हानि पहुंचाता है उन पर जांच के लिए बेटा ये 3 बार ग्रुप सी में रिपीट है फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी। कमिश्नर कौन है, पर्सी विंडम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकालना बेटा इनसे। इसके बाद अगला जो है वो है कौन, एनसी स्टिफ। एनसी स्टिफ आएगा 1925 से 31। इसके समय में महात्मा गांधी कुमाऊं की पहली यात्रा। यदि बात करेंगे बेटा तो महात्मा गांधी सबसे पहले उत्तराखंड आए थे 1915 देहरादून, फिर 1916 आए थे हरिद्वार। दोनों के दोनों गढ़वाल की यात्रा। कुमाऊं में पहली बार कब आएंगे, 29 में। नायक बालिका रक्षा कानून बेटा चर्चा करेंगे पूरी क्लास में जब पढ़ेंगे। पेशावर कांड और रवाई आंदोलन भी समझेंगे, किसके समय, स्टीव के। अब एल.एम. स्टेप बेटा 1931 से 33। एल.ओ. गोयन 1933 से 35। डब्ल्यू.ई. इबर्टसन 1935 से 39। आगे चलेंगे बेटा हम तो अगला देखेंगे जी.एल. विवियन 1939 से 41। जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो वहां पर कौन आएगा, जी.एल. विवियन। टी.जे.सी. एक्टन बेटा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर पेपर में आता है। इसके बाद डब्ल्यू फिनले पर बात करेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1945 में आगरा से कहां आया था बेटा, तो सबसे पहले अल्मोड़ा। 48 में रानीखेत, अभी भी कहां है, रानीखेत में छपेंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय स्वतंत्रता के समय बेटा कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, डब्ल्यू फिनले। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतिम 24वां बेटा कौन था, के.एल. मेहता। ये ब्रिटिश राज की बात हो रही है। आज भी कुमाऊं में कमिश्नर बनता है, गढ़वाल का भी कमिश्नर अलग अलग बैठते हैं दोनों। तो आज भी बेटा ये कमिश्नर यहाँ एज इट इज है, लेकिन हम ब्रिटिश शासन की बात करेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अगली क्लास में। आप लगातार हमसे जुड़े, क्लास को बहुत आगे शेयर करें सभी लोग, है ना। लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट भी करते जाएं बेटा, और अपने सुझाव जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्या इसमें सुधार करना है।
चलिए आप जुड़े रहे हमारे परिवार संगम दक्ष के साथ। चलिए ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।